किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार ने किसानों के हित में लिए बड़े फैसले। प्याज, चावल, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली जैसी फसलों पर न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का लिया है निर्णय। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से किसानों को अपनी फसलों के अच्छे दाम मिलेंगे और निर्यात भी बढ़ेगा। पराली प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी पहल। राज्य सरकार की पराली योजना के तहत किसान गौशालाओं में पराली देकर उसके बदले गोबर की खाद ले सकते हैं, जिसके तहत किसानों ने 5000 टन पराली गौशालाओं को दी और बदले में खाद ली। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ। अब तक 1,63,000 गांवों को सड़कों से है जोड़ा गया। योजना के तहत 25,000 नए गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। वहीं 62,500 किलोमीटर सड़कें भी बनाई जाएंगी। किसानों के हितों के लिए राजस्थान सरकार ने उठाया बड़ा कदम। राज्य सरकार किसानों को उनकी फसल को बढ़ाने के लिए बीज की मिनी किट मुफ्त में करवा रही है मुहैया। राज्य सरकार की इस पहल से किसानों में देखने को मिल रही है खुशी की लहर। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज किसान देश में चहुमुखी विकास कर रहे हैं। इसी विषय पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी साझा की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान हितैषी प्रधानमंत्री हैं। कृषि और किसान कल्याण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसान भाइयों बहनों, आपके हित में मोदी सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी। किसानों को इन फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे और साथ ही छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिफाइनरी बढ़ने से वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की प्रगति के प्रति संकल्पित मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी सीधा लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की प्रगति के प्रति संकल्पित मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ ही प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी सीधा लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। निर्यात शुल्क के हट जाने से बासमती उत्पादक किसानों को अपनी उपज के ठीक दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग बढ़ने के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि होगी। किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसान भाइयों बहनों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा। आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन की फसल की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य तेल निर्माता भी घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे किसान भाइयों बहनों को उनकी फसल के ठीक दाम मिल सकेंगे। इस निर्णय से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा और उसका निर्यात हो सकेगा। साथ ही सोया से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। साथ ही पीएम आवास योजना के अंतर्गत झारखंड के 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण भी किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की गरीब कल्याण को लेकर प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो चुनाव के दौरान गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के मकान का वादा किया था, अब वो पूरा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता मानकों में भी बदलाव किया गया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। सबकी हसरत होती है कि हमारा एक पक्का मकान हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई पक्का मकान नहीं है। उनकी हसरतों को पूरा करने का बीड़ा उठाया है पीएम मोदी ने। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 2016 से 2024 तक 2 करोड़ 95 लाख मकान स्वीकृत किए गए। उनमें से 2 करोड़ 66 लाख मकान बन चुके हैं और बाकी पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के मकान का जो वादा किया था, अब वो पूरा कर रहे हैं। इनमें 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। साथ ही पीएम आवास योजना के अंतर्गत झारखंड के 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण भी करेंगे। मकान के निर्माण की राशि के साथ साथ मनरेगा की 90 से 95 दिन तक की मजदूरी दी जाएगी। शौचालय के निर्माण के लिए घर में टॉयलेट हो, अलग राशि प्रदान की जाएगी। हर घर को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन अगर नहीं है अभी तक बहन के पास, तो उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। पीने का पानी, घर में बिजली और उसके साथ साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के अंतर्गत सोलर पैनल उसके घर लगे और वो बिजली बना पाए। पीएम 16 सितंबर को गुजरात जाएंगे। वहां प्रधानमंत्री आवास योजना के 31,000 लाभार्थियों के खाते में करीब 93 करोड़ की राशि हस्तांतरित करेंगे और 35,000 आवासों में गृह प्रवेश भी कराएंगे। प्रधानमंत्री 17 सितंबर को ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 लाख हितग्राहियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे और 3,180 करोड़ रुपए की पहली किस्त का डिजिटल ट्रांसफर सीधे लाभार्थियों के खाते में करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में आवास प्लस 24 ऐप का भी अनावरण करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता मानकों में भी बदलाव किया गया है। उसमें परिवर्तन किया गया। जैसे पहले जिनके पास दुपहिया वाहन, मोटरसाइकिल, बाइक कुछ होता था तो वो मकान के लिए पात्र नहीं माना जाता था। अभी वो मकान के लिए पात्र होगा। मोटर से चलने वाली नाव भी है, कई मछुआरे भाई बहन होते थे तो वो भी अपात्र हो जाते थे, अब उनको भी पात्रता में शामिल किया जाएगा। 15,000 रुपये तक की भी आमदनी होगी तो वो पात्रता की श्रेणी में शामिल होंगे। और ऐसे किसान जिनके पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन और 5 एकड़ असिंचित जमीन है, वो किसान भी मकान की पात्रता में आएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांव की जनता की जिंदगी बदली है। इसके तहत 1,63,000 बसाहटों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। इस योजना के चौथे चरण का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत करीब 25,000 नई बसाहटों यानी गांवों को 12 मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसके तहत 62,500 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। इसके लिए 70,000 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वच्छता अभियान चलाएगा। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी में योगी सरकार ने साल 2023 में पराली 2 खाद लो योजना शुरू की है, जिसके तहत किसान गौशालाओं में पराली देकर उसके बदले गोबर की खाद ले सकते हैं, जिसके तहत किसानों ने 5,000 टन पराली गौशालाओं को दी और बदले में खाद ली। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ ही किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। कृषि विभाग ने धान की कटाई से पहले ही पराली प्रबंधन के लिए काम शुरू कर दिया है। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें संसाधन भी मुहैया कराए जाएंगे। इस कड़ी में कृषि विभाग राज्य में किसानों को 7.5 लाख बायो डीकम्पोजर फ्री में वितरित किया जा रहा है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बायो डीकम्पोजर का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है। डीकम्पोजर की एक बोतल 1 एकड़ क्षेत्र के लिए पर्याप्त होती है। साथ ही सरकार पराली से खाद भी बनाएगी। पराली डीकम्पोजर घोल तैयार किया जाता है। ये घोल जब पराली पर छिड़का जाता है तो 15 से 20 दिनों के अंदर ही पराली गलना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये सड़कर खाद बन जाती है। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ावा मिलता है और साथ ही इससे फसल अवशेष जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण में भी कमी आती है। इसके अलावा पराली में उपलब्ध सिलिका की मात्रा को देखते हुए गौशालाओं में चारे के उपयोग में लाई जाने वाले चारे की कुल मात्रा का 25% पराली को मिश्रित किए जाने के लिए भी किसानों को प्रेरित किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में कम से कम 20,000 टन पराली निराश्रित गौशालाओं में भेजने का लक्ष्य तय किया गया है। कृषि विभाग की ओर से जिला कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन किसानों को बायो डीकम्पोजर बांटा जाए उनकी सूची तैयार की जाए, क्षेत्रवार रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि भविष्य में ज्यादा से ज्यादा किसानों को ये मुहैया कराई जा सके। आपको बता दें कि खेतों में को जलाने से पर्यावरण प्रदूषण फैलने की संभावना रहती है। इसे रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यहाँ तक कि पराली जलाने पर 15,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुसार फसल दंडनीय अपराध है और इससे पर्यावरण को होने वाली क्षति की भरपाई संबंधित व्यक्ति से ही की जानी है। राजस्व विभाग के तय मानकों के अनुसार 2 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2,500 रुपए, 2 से 5 एकड़ के क्षेत्र के लिए 5,000 रुपए और 5 एकड़ से अधिक के क्षेत्र के लिए 15,000 रुपए तक का पर्यावरण कंपनसेशन पराली जलाने वाले से वसूला जाएगा। राज्य सरकार के आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि राजस्व ग्राम के लेखपाल की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने क्षेत्र में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं बिल्कुल न होने दें। यदि ऐसा होता है तो उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो फिर किसान अब पराली जलाने से बचें और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक खाद बनाने में सरकार की मदद करें। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। किसानों के हितों के लिए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। जी हां, राज्य सरकार किसानों को उनकी फसल को बढ़ाने के लिए 8,80,000 बीज मिनी किट मुफ्त में मुहैया करा रही है। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। फसलों साथ ही किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार किसानों को बीज उपलब्ध कराती है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार ने राज्य में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मुफ्त में 8,80,000 बीज मिनी किट्स का वितरण किया। दरअसल राजस्थान सरकार ने इस साल अपने बजट में किसानों को निःशुल्क उन्नत किस्मों के बीज मिनी किट्स देने की घोषणा की थी। योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसानों को बाजरा के 7,90,000 और ज्वार के 89,000 बीज मिनी किटों का निःशुल्क वितरण किया गया है, जिससे राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। इस वर्ष राज्य में खरीफ 2024 में बाजरा और ज्वार की 49.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई है, जिसमें से बाजरे के 43.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और ज्वार की 6.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई है। श्री अन्न या मोटे अनाज की खेती कम सिंचाई और कम उपजाऊ भूमि में भी आसानी से पैदा की जा सकती है। गौरतलब है कि मोटे अनाज को ऐसी फसल माना जाता है जो कुपोषण, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर सकती है। देश के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाजरा, ज्वार, कोदो समेत 8 मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया था। मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, रागी एवं कोदो जैसे धान्य को शामिल किया गया है।
इसमें पोषक तत्व, प्रोटीन व खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मोटे अनाज में औषधीय गुणों के कारण इनके सेवन से कुपोषण, मोटापा, हृदय से संबंधित बीमारियों और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भोजन थाली में मिलेट्स का सेवन उत्तम स्वस्थ शरीर के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्यूरो इनपुट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चल रहे ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मकसद देश में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाना है। इसी के तहत ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत हाइड्रोजन से चलने वाली लंबी दूरी की बसों और ट्रकों की प्रदर्शनी लगाई गई है। विभिन्न जलवायु में 40 वाहनों का परीक्षण किया जा रहा है ताकि भारी भरकम परिवहन के लिए हाइड्रोजन सिस्टम को अनुकूलित किया जा सके। इसका मकसद भारत को हरित टिकाऊ परिवहन के करीब लाना है। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजय यादव से खास बातचीत की। हम सब बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की। ये एक्चुअली ग्रीन हाइड्रोजन का बस है और आप देख सकते हैं ये जो बस बनाया गया है इंडियन ऑयल के ज़रा, ये एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर भारत को अपना 2070 का नेट न्यूट्रल का टारगेट मीट करना है तो ये इसे फ्यूचर फ्यूल कहा जा रहा है। और बात करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पे और उसके जो अभी इस वक्त सबसे बड़ा एक भारत मंडपम में एग्जीबिशन चल रहा है उस पर मेरे साथ है खुद मिस्टर यादव जो जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए अजय सर कि हम देख पा रहे हैं न्यू एनर्जी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही, खासतौर से ग्रीन हाइड्रोजन पे। ये बस है, एक और ट्रक भी लगा के रखा गया है। पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। लगता है कि बहुत जल्दी ग्रीन हाइड्रोजन पे गाड़ियाँ दौड़नी शुरू हो जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन इज़ द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। सो इसमें हम लोग तो पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नॉट सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर पे ही कर रहे हैं, साथ में हम पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं शिपिंग सेक्टर में, पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्टील सेक्टर में। इसके साथ साथ हमारा फोकस है कि इलेक्ट्रोलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए हमने अभी अपने मिशन के तहत 3000 मेगावाट के इलेक्ट्रोलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो हमने अवार्ड की है और ये कैपेसिटी को मिशन के तहत 5 साल तक सपोर्ट करेंगे। तो हम टोटल ओवरऑल 15,000 मेगावाट की इलेक्ट्रोलाइज़र प्रोडक्शन कैपेसिटी को सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ हमने मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन का 4,12,000 टन के टेंडर हमने अवार्ड किए हैं और वो उनको भी ग्रीन हाइड्रोजन को हम सपोर्ट करेंगे फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसको हम लगभग 1.2 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ये फर्स्ट ट्रांच है। इसके बाद और भी ट्रांच आने वाली है। हमने अभी करंटली हमारा टेंडर लाइव है मिशन के तहत, वो है 7,39,000 टन ऑफ ग्रीन अमोनिया। जो कॉस्टिंग है वो कम लेके आने का, अब इस वक्त क्या कॉस्टिंग है और आपका क्या अनुमान है कि उसको और कितना कम कर सकते हैं? देखिए, जो कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन है वो अभी जो कन्वेंशनल मेथड से जो प्रोड्यूस होने वाली हाइड्रोजन है, जैसे ग्रे हाइड्रोजन है जिसको हम ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं, उससे थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन इसके लिए ये मिशन जो लॉन्च किया गया है इसका उद्देश्य यही है कि कैसे हम इसकी कॉस्ट को कम करें। तो इसके लिए इंसेंटिव्स हैं, इंसेंटिव्स इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हैं, इंसेंटिव ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए भी हैं। तो ये सारे इंसेंटिव्स, इसके साथ नॉट ओनली दिस, दे आर अदर इंसेंटिव्स। हम कुछ पॉलिसी मेजर्स हैं जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के साथ मिलके हम लोगों ने इसमें लिए हैं। जैसे ये हमने SEZ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में प्लांट सेटअप भी हो रहे हैं, उसके लिए भी अनुमति दे दी गई है। तो ये थे अजय यादव, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। बता रहे थे कि ग्रीन हाइड्रोजन बहुत बड़ा एक तरह से फ्यूचर का फ्यूल कहा जा रहा है और इसको बढ़ाने में जो मिनिस्ट्री है वो पूरा दमखम लगा रही है। क्या पर्सन मोंटी कुमार सिंह के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में 12 सितंबर को सेब का भाव था 7,500 रुपए। 13 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 7,500 रुपए पर ही बना रहा। की आजादपुर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा।
यहाँ दोनों दिन यानी 12 और 13 सितंबर को सेब की खरीद बिना किसी फेरबदल के 5,000 रुपए पर हुई। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 12 सितंबर को सेब का भाव रहा 4,500 रुपए, जो कि 13 सितंबर को 1,000 रुपए की बढ़त के बाद 5,500 रुपए पर पहुंच गया। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में कमजोरी देखने को मिली। यहां 12 सितंबर को सेब का भाव रहा 7,800 रुपए, जो कि 13 सितंबर को 100 रुपए लुढ़क कर 7,700 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतरिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। यानी साल 2021-22 में सेब की पैदावार में तकरीबन 3 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। शुक्रवार को मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखते हुए एग मार्केट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 12 सितंबर को सोयाबीन का भाव था 4,600 रुपए। 13 सितंबर को इसके भाव में 100 रुपए की मजबूती दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 4,700 रुपए हो गया। वहीं राज्य की ही धोराजी मंडी में 13 सितंबर को सोयाबीन का भाव 125 रुपए की बढ़त के बाद 4,180 रुपए से 4,305 रुपए पर पहुंच गया। जबकि मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 12 सितंबर को यहां सोयाबीन का भाव रहा 4,590 रुपए। 13 सितंबर को इसके सौदों में 585 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद सोयाबीन का भाव 4,005 रुपए पर आ गया। राज्य की शाहगढ़ मंडी में सोयाबीन के भाव की बात करें तो यहां 12 सितंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,250 रुपए। 13 सितंबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 4,250 रुपए पर हुए। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ सोयाबीन की बुआई 125,11,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ सोयाबीन 123,85,000 हेक्टेयर में बोया गया था। सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का MSP साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी MSP साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया था, जिसे अब तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसीलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल हैं। बात कुल सोयाबीन की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 130.54 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। और आइए अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम मक्का, ज्वार और बाजरा फसलों के संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। इससे आहार के साथ साथ स्टार्च, ग्लूकोज और कॉर्न फ्लैक्स भी तैयार किया जाता है। अगर आपके इलाके में ज़्यादा बारिश हो रही है तो मक्का के खेत से पानी निकालने की उचित व्यवस्था कर लें। और अगर मंजरी निकलते समय या दूधिया अवस्था में बारिश नहीं हो रही है तो फिर सिंचाई ज़रूर कर लें।
मक्का की कटाई तब करें जब भुट्टों के ऊपर की पत्तियां सूखने लगें और दाना सख्त हो जाए। अगर तना भेदक कीट लगा है तो कार्बोफ्यूरान या फोरेट का इस्तेमाल करें। ज्वार की फसल में जब भुट्टे के हरे दाने सफेद या पीले रंग में बदल जाएं तो कटाई कर लें। इस समय तक दानों में नमी की मात्रा घटकर 20% रह जाती है। हालांकि संकर ज्वार के भुट्टे कटाई के समय तक भी हरे बने रहते हैं। भुट्टों की कटाई खड़ी फसल में ही दरांती या हंसिया से करें। वैसे ज्वार में दाने का स्मट रोग लगने का खतरा रहता है। कवक जनित ये रोग बहुत हानिकारक है। वीटावैक्स पावर जैसी कवकनाशी दवा इसकी रोकथाम में लाभकारी है। माहू कीट छोटी ज्वार को भी लगता है और वयस्क को भी। बचाव के लिए मेटासिस्टॉक्स 25 EC का छिड़काव करना है। बाजरे में अर्गट रोग, हरित बाली रोग और मिज कीट का हमला हो सकता है। अर्गट भुट्टों के कुछ ही दानों पर दिखाई देता है और इसमें दाने की जगह भूरे काले रंग की सींक जैसी गांठें बन जाती हैं। इससे बचाव के लिए रिडोमिल 25W-P लाभकारी है। हरित बाली रोग फफूंद से पैदा होता है। इसके असर से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। ये फसल पर बालियां निकलने के दौरान हमला करता है। इसके कारण बालियों पर दानों की जगह छोटी छोटी हरी पत्तियां निकल आती हैं। बचाव के लिए बीमार पौधों को निकालकर खेत से बाहर कर दें। मिर्च कीट भी बालियों के समय ही लगता है, साथ ही पत्ती खाने वाले कीट भी हमला करते हैं। बचाव के लिए 3% फोरेट का उपयोग करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।